अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ मुसलसल बहरान की जद में है। रोजाना कई छोटे बड़े रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही हैं। कल सीनियर रहनुमा शीरी मजारी और फयाज चौहान ने पार्टी छोड़ी थी और आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पार्टी का ओहदा और कोर कमेटी की मेंबरशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया है। असद उमर ने अब से कुछ देर पहले इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें की, इख्तलाफात की बातें की और बताया कि इस वक्त मुल्क के मसाइल क्या हैं, और फिर उन्होंने बताया कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं, कोर कमेटी से भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। जबकि फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने पहले बयान में 9 मई के वाक़यात की वाज़े अल्फाज में मजम्मत की थी, अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है, इसलिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा देकर इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। इस वक्त इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को दबाव का सामना है और इस मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे रहनुमा भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिनकी इमरान खान को भी तवक्को तक नहीं थी, जिसके नतीजे में साबिक हुक्मरान जमात पीटीआई उस तरीके से टूट फूट का शिकार हो रही है जिस तरीके से वो वजूद में आई थी। पार्टी रहनुमा उसी तरीके से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने दूसरी जमातें छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, यानी जिस गैर फितरी तरीके से तहरीक इंसाफ को बनाया गया अब वो उसी गैर फितरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है। और इस पूरी सियासी सूरत हाल में इमरान खान के पुराने दोस्त जहांगीर तरीन सरगर्म हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं को तोड़ने के लिए भी मुतहर्रिक हैं। जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने पीटीआई के कई रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और एक हफ्ते के दौरान 20 से ज़ायद अहम शख्सियात से वो मुलाकातें कर चुके हैं। और ज़राए का दावा है कि कल इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है और पीटीआई के मुतादिद अरकान जल्द जहांगीर तरीन को ज्वाइन करेंगे, यानी वो जहांगीर तरीन जिन्होंने तहरीक इंसाफ को जोड़ा, दूसरी जमातों के रहनुमाओं को तोड़ कर तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, यानी दूसरी जमातों को तोड़ा, अब वो तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जेल में है और उनमें से मुतादिद रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें अदालत रिहा करती है, मगर रिहाई के फ़ौरन बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी जो पार्टी रहनुमा जेल से बाहर आकर तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता है उसे रिहाई मिल जाती है और जो ऐसा करने से इनकार करता है उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल यही कुछ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ और आज दिन भर ये खबरें आती रहीं कि असद उमर भी रिहाई के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। कल शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया था, असद उमर ने पार्टी ओहदे छोड़ दिए हैं, फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मगर आज कह दिया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, पाबंदी से मुतालिक फैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। अगर ये फैसला किया गया तो पार्लियामेंट से डेफिनेटली रुजू किया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में डेफिनेटली लेंगे और ये पीडीएम की पार्टीज़ का एक मुश्तरका फैसला होगा। जब ये पहले पाबंदियाँ लगीं उनके वो नतायज इसलिए खातिर खाना निकले कि वो जिन वजह से पाबंदियाँ लगी थी वो वजह जो थी वो लेजिटिमेट नहीं थी, उन वजूहात के पीछे सियासी मोटिव थे। इस पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन में कदम करार दे देगी। पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है मौलाना मौदूदी साहब ने फाइल किया था। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। इसके अलावा 9 मई के हवाले से तफसीलात आने का सिलसिला भी जारी है। जियो फेंसिंग रिकॉर्ड के मुताबिक हुकूमत ने दावा किया है कि हसास तंसीबात पर हमलों का मंसूबा मुबैना तौर पर 8 मई को ज़मान पाक में तैयार किया गया। तकनीकी तज्ज़िये और जियो फेंसिंग से इंकशाफ हुआ है कि आला क़यादत का हमला आवरों से राब्ता था। इमरान खान के 6 अहम शख्सियात से राब्तों का रिकॉर्ड सामने आया है। रिकॉर्ड के मुताबिक 8 मई को ज़मान पार्क और 9 मई को जिना हाउस पर बलवे में 154 मोबाइल नंबर्स मुलविस थे, जिसमें तहरीक इंसाफ की आला क़यादत बुलवाइयों से राब्ते में थी। दूसरी तरफ हुक्काम के मुताबिक 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में मुलविस 16 अफराद के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। अब तक 16 अफराद के केसेस को
फौजी अदालतों में चलाने की मंजूरी मिली है। मर्दान में 6 अफराद पर फौजी अदालतों में केसेस चलेंगे। मालाकंड, दीर और बन्नू से गिरफ्तार 10 मुल्जिमान पर फौजी अदालतों में केस चलेंगे। इसके अलावा अलकादी ट्रस्ट केस से मुतालिक भी नए इंकिशाफात और नए इल्जामात का सिलसिला जारी है। आगे क्या होने जा रहा है, जहांगीर तरीन क्या बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन होने वाले हैं। अब से 2 दिन पहले उनकी गालिबन मुलाकात भी हुई है, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, ये सिलसिला यहाँ रुकने जा रहा है या जहांगीर तरीन और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? उनके करीबी ज़राए तो ये दावा कर रहे हैं कि वो एक धमाका करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए शाहजेब, ये जो ट्वीट मैंने किया था ये कोर कमांडर मीटिंग से एक दिन पहले किया था और मुझे ये अंदाज़ा था कि जो अस्करी हलके हैं जितने भी हैं वो ये जो 9 मई है उसको 9/11 समझते हैं पाकिस्तान के लिए। बल्कि 9/11 में तो कम से कम अमेरिका के शुहदा की बेहुरमती नहीं हुई थी, इसमें तो वो काम भी किया गया। और फिर वो अमेरिका जो आज हमें नसीहतें कर रहे हैं, आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने गुआंतानामो बे की जेलें बनाई कि जो अमेरिकी कानून से भी बाहर थे, जिधर फौजी सजाएं दे रही थी, जिधर मीडिया की कोई रसाई नहीं थी। और फिर अफ़गानिस्तान को भी ताराज किया और इराक़ को भी ताराज किया। तो ज़ाहिर बात है कि जब रियासत और रियासत की अफवाज पे इस तरह का एक हमला किया जाता है तो वो रिएक्शन फिर गैर मामूली होता है। तो उसी तनाजुर में मुझे चूँकि ये यकीन था कि ये सब कुछ प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई थी, तो मैंने उसी वजह से अपना ये तज्जिया किया था कि उसके बाद इमरान खान के लिए सरप्राइज़ भी आने वाले हैं और मुश्किल तरीन हालात भी आने वाले हैं। जहांगीर तरीन के अहम तरीन बनने की बात मैंने इस बुनियाद पे की थी कि जहांगीर तरीन ही PTI को, अगर जहांगीर तरीन ना होते तो इमरान खान कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। उनके वसाइल खर्च हुए, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ताकार थे, वो लोगों को लाते रहे, लेकिन उसके जवाब में जहांगीर तरीन को पहले नाअहली के ज़रिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया और फिर बुशरा बीबी की नाराज़गी के वजह से उनको बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया। तो जहांगीर तरीन पहले भी एक ग्रुप बना चुके हैं, लेकिन चूंकि जनरल बाजवा साहब और उनके जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इमरान खान के साथ कड़ी थी, इसलिए उस वक्त वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सके। और अब एक तो उनकी सेहत भी ठीक हो गई है और दूसरा फिर मुझे ये यकीन था क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने धोखे दे चुके हैं कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो उस तनाजुर में मैंने कहा था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन बनने वाले हैं। और उस रोज़ जो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा वो तज्जिया न सिर्फ ये कि दुरुस्त था, बल्कि मैं हैरान हो गया शाहजेब कि जिन जिन लोगों के उनके साथ राब्ते हैं या जो लोग PTI को और इमरान खान को छोड़ने को तैयार हैं, तो उनके नाम सुन के मैं भी शुशदर रह गया। लेकिन जो कि मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि इमरान खान बिल्कुल तनहा रह जाएंगे। मुनीफ फारूक साहब, आप, मुझे याद है आप मुतादिद दफ़ा ये कह चुके थे कि नवंबर की तैनाती से पहले इमरान खान साहब ने जो किया वो भुलाया नहीं गया है, वो याद रखा गया है। मगर ये उसी का तसलसल है या 9 मई को इमरान खान ने जो किया उसकी वजह से ये सब हो रहा है? अगर ये वो ना करते तो ये सब ना हो रहा होता, या फिर ये होना ही था जो हो रहा है, जिसका इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ तो प्लान बनाया ही हुआ था इस सारे के सारे मामले में? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इमरान खान साहब का जो पिछले साल तर्ज अमल था, जो उनके साथ इवेंचुअली हुआ या जमात के साथ हो रहा है, ये तो लगभग काफ़ी अरसे पहले तय था कि इसका मंतकी अंजाम तो यही होगा। 9 मई के वाक़यात ने उस पर मोहर सख्त कर दी और इस सारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर दिया, जल्द कर दिया, तेज़ कर दिया। इवेंचुअली होना यही था इमरान खान साहब की जमात के साथ। लेकिन यकीनी तौर पर बहसियत एक पाकिस्तानी, आपके लिए, मेरे लिए, सलीम साफ़ी साहब के लिए, किसी भी सियासी जमात के ऊपर खुदा न खास्ता बैन लगना या लोगों का उसको छोड़ जाना मुश्किल वक्त में कोई भी सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया एस्टैब्लिशमेंट के ज़ोर पर और एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े की मदद से, तो ज़ाहिर बात है जो बनाई उस तरह से गई, जो
जो ताकत में उस तरह लाई गई उसकी डिसमेंटलिंग भी फिर इसी तरह से होनी थी। और ये बात फैक्ट है, और मैं तो आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसके ऊपर लिख भी चुका हूँ कि जनाब इमरान खान की जो ख्वाहिश थी कि हुकूमत के से निकलने के बावजूद जब उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, वो चाहते थे कि मुल्क के अहम तरीन फैसलों के अंदर उनका अमल दखल हो, और उसके लिए ना सिर्फ उन्होंने एक कैंपेन की, बल्कि मैं दोबारा कहूँगा कि इमरान खान साहब ने साजिश की। याद रखिए कि अफराद की मेमोरी तो शायद वो सब साइड कर दें, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी तगड़ी होती है, वो किसी के लिए माफ़ नहीं की जा सकती और ना ही किसी के लिए भुलाई जा सकती है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो लोग जा रहे हैं ये कोई ऑर्गेनिक डिजर्शंस नहीं है। ये भी ज़ाहिरी बात है, असद उमर साहब जो मर्ज़ी कहें कि मुझ पर प्रेशर नहीं है, या कोई और जो मर्ज़ी कहे कि मुझ पर प्रेशर नहीं है, प्रेशर है। ये ऐसा प्रेशर है शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो कि आप, मैं या सलीम साहबी साहब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बेशक नज़र ना आए, लेकिन ये सीमलेस नहीं है, ये महसूस होगा भी, पता भी चलेगा सबको कि ये क्या हो रहा है। और मैं आपको इतनी बात ये भी बता दूं कि ये सिलसिला यहाँ शायद रुकेगा नहीं। ये जो पार्टी पे बैन करने वाली बात की गई है, इसके पीछे भी एक बड़ी सीरियस थॉट मौजूद है, और वो थॉट ये है कि अगर कोई मामला या कोई जमात फितने का किरदार अदा करे किसी मुल्क के अंदर, और फिर ऐसे हालात बर्पा कर दे कि मुल्क के अंदर एक सिविल वॉर किसी सिचुएशन बन जाए, जो कि उसका एक टेस्टमेंट हमने देखा 9 मई को, तो फिर यकीनी तौर पर सोचना पड़ता है बहुत से स्टेक होल्डर्स को कि कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, मेरे लिए ये बिल्कुल भी हौसला अफजा सिचुएशन नहीं है बहसियत एक पाकिस्तानी कि कोई भी सियासी जमात जिसका वोटर सपोर्टर मौजूद हो वो बैन हो या उसके लीडर्स उसे छोड़ के जाए। जैसा आपने कहा कि जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ आपने देखा है, उसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान तनहा रह जाएंगे, मगर इमरान खान साहब तनहा ही पूरा तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ड्राइव करते हैं, ना असद उमर करते हैं, ना फवाद चौधरी करते हैं। इमरान खान साहब का ही वोट बैंक है। उन पर तनकीद उल्टा ये होती है कि जी आप एक वन मैन पार्टी हैं, मगर वो वन मैन होते हुए एक इंतहाई पॉपुलर लीडर है। ये सब चले भी जाएं तो फ़र्क क्या पड़ता है? क्या इसलिए नेक्स्ट स्टेज में ये सोचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से या तो उनकी किसी केस में कन्विक्शन होगी या गिरफ्तारी होगी या फिर पार्टी पर पाबंदी लगाई जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर तो बहरहाल अपनी जगह पर हैं। अगर ये सब चले जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है खान साहब को, सिवाय इसके कि ज़ाहिर पार्टी के तर्जुमान नहीं होंगे, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी? इससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो उनकी नाअहली से पड़ेगा और उनके जेल जाने से पड़ेगा। इसके बाद इमरान खान साहब को जेल जाने से, नाअहली से और सज़ा से सिर्फ कोई मोजज़ा ही बना सकता है। तो जब वो मैदान में ही नहीं होंगे, पार्टी चलाने वाला कोई नहीं होगा उनके लिए, तो फिर वो क्या कर सकेंगे? मुझे तो उनका मुस्तकबिल और अल्ताफ़ हुसैन का मुस्तकबिल एक जैसा नज़र आता है, और मैं ख़ुद भी इसके हक़ में नहीं हूँ कि जब इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे तो PTI पे पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत है, जिस तरह के MQM माइनस अल्ताफ़ हुसैन एक पार्टी की सूरत में मौजूद है। और इसमें एक और पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारे लोग इसको सिर्फ पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आईने में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मसलन हम जैसे तालिब इल्मों की तो पहले दिन से ये राय थी कि वो बैरूनी प्रोजेक्ट है, उसके बाद 2010 से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको गोद लिया। लेकिन इस वक्त न सिर्फ ये कि उनके इन हरकतों को चीन और अमेरिका के तनाज़े की सूरत में भी देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऐसे शवाहिद भी मौजूद है कि ये पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तान की सलामती के इदारों पे वेस्ट से लॉन्च होने वाला एक मुनज़्ज़म अटैक था, जिसका निशाना फ़ौज भी था। मसलन मैं 24 सितंबर 2022 को अपने कालम में लिख चुका था कि जब इमरान खान साहब ने ये नारा बुलंद किया था अमरीकी साजिश, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद खुफिया दौरे पर इस्लामाबाद आए थे। 3 घंटे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। आपने देखा कि आर्मी चीफ के दौरे चीन के फ़ौरन बाद वहाँ से दर्जनों अमरीकी सेनेटर्स के उनके हक़ में बयानात आ रहे हैं। तो इस मामले को पाकिस्तान की सलामती के इदारे सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के आईने में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले साजिशों के आईने में भी देख रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी मसलन वो जुल्फ़ी बुखारी जो जेरेड कुशनर के साथ बराह रास्त राब्ते में होते थे, वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। इसी तरह जितनी भी इस वक्त कैंपेनिंग करने वाले हैं वो लोग वेस्ट में ही बैठे हैं।
मुनीर फारूक साहब, मगर एक जो फैक्टर है, हुकूमत चाहे कुछ भी सोच रही हो, इमरान खान साहब को मुस्तकिल बुनियादों पर अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। ये जो पाबंदी की बात है, अली ज़फ़र साहब जो हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब, वो सीनियर वकील हैं, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निकल के कहा कि अगर हुकूमत पाबंदी लगाएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। अगर हुकूमत कोई प्लान कर रही है इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का, तो नैब ने रिमांड के लिए किया था और देखा हमने कि उसके बाद क्या हुआ था। ज़ाहिर उस गिरफ्तारी पर वैसे ही सवालात उठ रहे थे जिस तरीके से कोर्ट प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया। तो आपको लगता है कि हुकूमत का ये प्लान कि इमरान खान साहब को माइनस करना है, चाहे कुछ साबित करके या फिर जेल में डाल के या कोई मुकदमा बना के या फिर पार्टी पर पाबंदी लगा के, उस पर वो कानूनी तौर पर अमल दरामद कर सकते हैं? क्योंकि नून लीग के दौर में जाहिर है जब उनके खिलाफ मामलात हो रहे थे तो ना उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलता था, महीनों महीनों वो कैद में रहते थे, अपीलें तक नहीं लगती थी। यहाँ तो मामला अलग है। तो हुकूमत का ये प्लान कामयाब या रियासत का ये प्लान कामयाब हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के इमरान खान साहब के साथ कानूनी मामलात किस हद से आगे बढ़ते हैं, किस स्पीड से आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी तय होना बाकी है। ये बात दुरुस्त है कि अब तक इमरान खान साहब को स्पेस मिलती रही है पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से, लेकिन अगर आपने महसूस किया हो तो कुछ तब्दीली आपको महसूस हुई होगी। अगर मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा तो शायद किसी को बुरी लग जाए, लिहाजा मैं इतना कहूँगा कि फ़र्क ज़रूर आ गया है। वो जो एग्रेशन हमें नज़र आ रहा था या जो वन वे ट्रैफिक थी, उसके अंदर तो तब्दीली आ गई है। दो तरीके हैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब कानूनी तौर पर जिसके तहत किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। एक ये जो कि TLP के ऊपर एक वक्त इस्तेमाल किया गया इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत, उसके लिए ज़ाहिर बात है एक पूरा प्रोसेस है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको प्रोसेस करती है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का अमल दखल नहीं है। हाँ, वो पाबंदी चैलेंज ज़रूर की जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के रूट से पहले जाना पड़ता है और रिव्यू बोर्ड भी उसके अंदर बनता है। पहले रिव्यू बोर्ड के पास जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के पास जाते हैं। एक और तरीका है और वो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत अगर ये समझती है कि कोई पार्टी या तो फॉरेन एडेड है या वो ऐसा कुछ काम कर रही है जो कि प्रेजुडिशियल है टू द पाकिस्तान सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, तो उसको कलअदम किया जा सकता है, उसको बैन किया जा सकता है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वो गजेट नोटिफिकेशन होता है जो कि वफाकी हुकूमत करती है और 15 दिन के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डिक्लेरेशन जाता है और सुप्रीम कोर्ट अगर उसे अपहोल्ड कर दे तो फिर पार्टी तहलील हो जाती है। हाँ, ये बात देखने की है कि अगर हुकूमत ने या रियासत ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी है, तो यह पाबंदी किस वक्त लगानी है? आज की तारीखों में लगानी है या अब से 3 महीने बाद लगानी है? मुकम्मल तौर पे सफाया करके लगानी है या आज ही के दिन से ये प्रोसेस शुरू कर देना है? लेकिन इमरान खान साहब के कानूनी मामलात के अंदर मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि रिलीफ का एस्पेक्ट आपको विद एवरी पासिंग डे कम होता नज़र आएगा। ये जो टर्मिनल रिलीफ उन्हें मिल रही है, ये बेल्स वगैरह की, ये तो शायद मिलती रहे, लेकिन जो नैब के मामलात हैं उनमें सख्ती आपको आने वाले दिनों में शायद मज़ीद नज़र आए। मगर साफ़ी साहब, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो वो क्या इलेक्शन होगा? एक पॉपुलर लीडर, कोई 2.25 करोड़ वोट लेने वाला लीडर, जमात, अगर उसे प्रोसेस से बाहर कर देंगे तो फिर ये हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या किसी और चीज़ की तरफ जा रहे हैं? वैसे ही प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अथॉरिटी रह क्या गई है सारे के सारे प्रोसेस में? नहीं, एक तो ये है कि ये पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के अंदर हमने जो है सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पॉपुलर लीडर होने को हम जो है वो पॉपुलरिटी का नाम देते हैं। 2.25 करोड़ वोट है उनका, 2.25 करोड़ वोट लिया उन्होंने 2018 के इलेक्शन को क्या आप इलेक्शन मानते हैं या वो सिलेक्शन था? कासिम सूरी का फैसला तो आ गया था, आपको तो बता दिया था कि जब आप पोलिंग एजेंटों को निकालें और उधर से फौजी उनके लिए मोहरे लगाएं, तो 2018 के इलेक्शन को किसी सूरत में भी हम जैसे सियासत के तालिब इल्मों को मायार नहीं बनाना चाहिए। फिर अभी आपने देखा कि मुल्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसमें इमरान खान साहब जीत गए या हार गए, और फिर ये कि उन्होंने जो बयानिया अपनाया हुआ था वो तो इंटीआर मैकेनिज्म का था। पाकिस्तान के सादा लोग हैं यहाँ पे, तो अगर मौलाना सूफी मोहम्मद साहब भी अमेरिका के खिलाफ नारा बुलंद कर ले तो उनके साथ हज़ारों लोग अफगानिस्तान मरने मारने के लिए। जब एंटी अमेरिका नारा लगाया तो हमने देखा कि जुलाई के अंदर जो सीटें उनकी जहांगीर तरीन साहब ले गए थे, वो जो डी सीट हुए लोग, उसमें उन्होंने तकरीबन स्वीप कर दिया था। फिर जो जितनी सीटों पर खुद खड़े हुए एक के अलावा वो निकाल गए। तो आपको लगता नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि वो अगर उन्होंने बयानिए से यू टर्न ले लिया है अमेरिका के से, तो उनका वोटर सपोर्टर उनसे डिसहार्ट हो गया है? क्योंकि खान साहब में ये सलाहियत तो है कि वो जिस सिम्त में लगाते हैं अपने वोटर सपोर्टर को, उसी सिम्त में लग जाते हैं। वो पूछते नहीं है कि आपने पहले ये बताया था, अब ये बता रहे हैं।
शाहजेब, यही खुद इस सवाल का जवाब भी है कि किसी भी पार्टी का जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है वो ये इलेक्टेबल्स या जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे लीडर्स होते हैं वही होते हैं। मसलन अगर मरियम नवाज साहबा इस पिंडी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो तो यहाँ के वर्कर्स को वो खुद नहीं जानती, यहाँ उनके लिए राब्ता हनीफ अब्बासी करेंगे वो उनके लिए अहम है। अब अगर हनीफ अब्बासी को हटा के आप शेख रशीद को उनका टिकट दे दे तो वो रकम तो उनके लिए नहीं निकलेगा। तो एक तो उस इलेक्शन में ये चीज़ अप्लाई हो गई थी। दूसरी बात वही उसका जवाब है कि अगर उनका सेकंड टियर जो 90% एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ है, जिनको हम इलेक्टेबल्स कहें या कुछ भी कहें, वो अगर इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे तो वो अगर पॉपुलर भी रहे तो क्या उनके लिए उस पॉपुलैरिटी को कोई समेट सकता है? आज आप कराची में बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तज़िया आपने सुना है, हुकूमत क्या करने जा रही है, कोई स्ट्रैटेजी है या बगैर स्ट्रैटेजी के बहुत तेज़ी से आगे मूव करने जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक के बाद एक विकटें गिर रही हैं। नजर आया फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ी, असद उमर साहब ने ओहदे छोड़े। इसके अलावा आपने आज कहा कि गौर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। साहब, इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अचानक होता है कि कोई पार्टी छोड़े और फिर उसे रिहाई भी मिल जाती है और बड़ी बड़ी आज विकटें गिर रही हैं। आपके ख्याल में ये दुरुस्त हो रहा है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टार्ट में जो है आपका ये पहला सवाल जो है पार्टी छोड़ने का, मैं पहले इसका जवाब देता हूँ, फिर आपने एक और भी सवाल किया हुआ है। देखें शाहजेब, जो लीडरशिप के फ़ैसलों का खुसूसन जब फ़र्द वाहद के फ़ैसले हों और वन आफ्टर द अदर वो फ़ैसले जो है फ़ेल होते हों, नज़र आते हों और उसके बाद उन फ़ैसलों की रिवर्सल हो रही हो, उन फ़ैसलों को जो है बिल्कुल ऑपोजिट फ़ैसलों के साथ जो है उनकी नेगेशन या उनकी नफ़ी की जाती हो, तो जो आपके इर्द गिर्द लीडरों के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं या उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका इस चीज़ का बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर पार्टी जो है ना वो इम्प्लोड करती है, एक्सप्लोड नहीं करती, वो इम्प्लोड करती है। तो ये शिकस्त और रेख्त का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें पीटीआई में, ये बेसिकली पीटीआई की जो लीडरशिप है इमरान खान के बाद की, जिनमें बहुत से लोग शामिल हैं, मैं गिनती लंबी है, तो वो लोग जो है उसका बोझ नहीं उठा पा रहे उनके फ़ैसलों का, जिसमें जो है पिछले साल अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को जो फ़ैसले किए गए, फिर उन फ़ैसलों की रिवर्सल की गई, उसके बाद जो है इस्तीफ़ों पे इम्प्लीमेंटेशन, फिर कहा गया कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, फिर 2 सूबाई असम्बलियों का जो है वो डिज़ोल्व करना, फिर अमेरिका के साथ जो है वो मुखासमत लेनी, उस पर इल्ज़ाम लगाने, एब्सोल्युटली नॉट, बैरूनी साजिश, ये वो इस किस्म का, डोनाल्ड लू का नाम, उसके बाद उनके तरले मिलते हैं, $5-10 हज़ार किसी लॉबियस्ट को दे के टेलीफोन कॉल करवानी, ये सारे के सारे इनका बोझ जो है उनके वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, ये लोग जो है जो पार्टी छोड़े हैं ये इन चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पा रहे। और सबसे आखिर में उनका ये फ़ैसला कि 9 मई को हमने फ़ौज की तनसीबात पे हमला करना है, वो सामने आया और उसका बोझ जो है बिल्कुल कतई तौर के ऊपर जो है पार्टी की जो रैंक एंड फाइल जो है वो उठाने को तैयार नहीं है, बल्कि जो लोग तैयार थे या जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस रहे 9 मई को, वो भी अपने आप को लाताल्लुक़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मगर खालिद साहब, ऐसा तो नज़र आता है ना कि ये लोग, इनमें से अक्सर लोग उस वक्त थे बाहर, बाद में गिरफ्तार हुए हैं और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी गए हैं, उस वक्त उन्होंने इस गम और गुस्से का इजहार नहीं किया था, इस मामले को कंडेम नहीं किया था, मगर अब जब जेल से आ रहे हैं तो फिर कंडेम भी कर रहे हैं, पार्टी भी छोड़ रहे हैं, तो फिर ये कराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें खुद एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कैद में रख के ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, जब फ़ौजें शिकस्त खा जाती हैं तो फिर हथियार डाले जाते हैं।
उनका ये जो जंग, उन्होंने जिस जंग का ऐलान किया था, दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस जो है, उस पर उन्होंने ऐलान जंग किया था। दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस एंड द स्टेट। तो उसके बाद जब शिकस्त खाई और गिरफ्तार हुए ये सारे, तो जंगी कैदियों की जगह तरीके से ये अब माफ़ी मांग के तो अपनी रिहाई जो है उसको सिक्योर कर रहे हैं। ये अगर ये पैटर्न देखें तो सैकड़ों सालों से जंग के बाद या जंग की हार जाने के बाद जो है जंगी कैदी जो होते हैं, ये जंगी कहते थे एक किस्म का स्टेटस था इनका। ये माफ़ी मांग रहे हैं, या मैं कोई और को सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये उस चीज़ का कंडेमनेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उस दिन अटैक किया गया। मैं एक और बात यहाँ पे मगर खास सिर्फ अगर एक और सवाल है, और वो ये है कि देखिए जो तहरीक इंसाफ है उसमें इमरान खान साहब हैं तो तहरीक इंसाफ है, असद उमर मायने नहीं रखते, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते, फाचोई साहब नहीं जीत सकते, सारे लोग नहीं जीत सकते। क्या यही वजह है कि आपको पता है कि जब तक इमरान खान साहब हैं, या रियासत को पता है कि जब तक इमरान खान साहब हैं तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अब उन्हें बैन करने का भी कि पर आप गौर कर रहे हैं कि इसको बैन करना है पार्टी को? मैं ये बैन वाले टॉपिक पे भी मैं आता हूँ। ये कोई मैं उससे बिल्कुल आपकी तसल्ली करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ 9 मई का प्लान्ड था, एक मंसूबे के तहत जो है ये सारा उस दिन तशद्दुद किया गया, यादगारें जो है चकदरा, मर्दान, पेशावर, पिंडी, मियांवाली, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और दूसरी जगहों पे पंजाब के अंदर फैसलाबाद, इन सब पे जब आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ है, और ये कहते हैं कि जी रिएक्शन इसलिए हुआ है कि वो गिरफ़्तार किया गया था। मुझे बताएं कि जब इनको गोली लगी थी, गोली लगना या कातलाना हमला होना जो है गिरफ्तारी से बहुत ज़्यादा एक शदीद झटका होता है किसी पार्टी के वर्कर के लिए, या आप किसी लीडर से मोहब्बत करते हो तो आपके लिए गिरफ्तारी जो है वो कोई धचका नहीं होता। लीडर गिरफ्तार होते रहते हैं। ये सारे का सारा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये सारा मनसूबाबंदी से हुआ है। ख़वातीन वर्कर्स ने, ख़वातीन जो हमदर्द थे, ये हमारी प्रिविलेज क्लासेस की जो ख़वातीन थी, बल्कि ज़्यादातर प्रिविलेज क्लास के हमारे एलीट थी जो उधर का इकट्ठी हुई, उन्होंने जिस तरह अटैक्स करवाए हैं, चाहे वो GHQ था या यहाँ पे ये हमारी मरी रोड पे फैज़ाबाद के पास जो है हमारा जो कैंप है उसके ऊपर, इस तरह लाहौर में अस्करी टावर तक, या जो भी सिंबल्स थे, शुहदा की यादें थीं, इन सब के ऊपर जो अटैक हुए वो बाकायदा टारगेटेड थे और बाकायदा उसकी रिहर्सल हुई थी। ये मैं बिल्कुल खाली खुली बात नहीं कर रहा, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। एविडेंस जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, को मैं छुपी छुपाई एविडेंस नहीं आपके सामने कर ला रहा, तो सिर्फ सर्कमस्टांसेस जो है लीड कर रहे हैं 9 मई को, मैं उनको ज़रा एलेबोरेट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, आपने मुझे सवाल पूछा कि बैन, देखें माजी के अंदर जो है, ज़्यादा दूर नहीं मैं जाऊँगा, आप MQM को ले लें, MQM बैन हुई, मैं उसके बैन होने के जो मुज़मरात थे या रीज़न्स थे मैं उसमें भी नहीं जाता। आप उससे पीछे चलें, पीपल्स पार्टी बैन हुई, उससे पीछे चलें ANP बैन हुई, उससे पीछे चलें मुस्लिम लीग बैन हुई, फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। ये हमारी तारीख़ में इस किस्म के चीज़ें जो है हुई, लेकिन उनके जो मुज़मरात या उनके जो कॉजेज़ थे, उनकी जो मोटिवेशन थी बैन करने की, वो प्योरली पॉलिटिकल थी। कि एक डिक्टेटर आता था, वो डिक्टेटर आके अपनी पार्टी बनाना चाहता था, वो पहली पार्टियों को बैन करता था या एब्डो करता था, उसके बाद अपनी पार्टी उन्हीं खंडरात में से जो है वो उनकी पैदाइश हो जाती थी। एक तो ये वजह थी। MQM की वजह जो है वो तकरीर बनी जो अल्ताफ़ हुसैन ने की, और जो लोग सुन रहे थे उनको सुनने के ऊपर भी जो है उसकी पादाश में जो है उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उन पर मुकदमात बने। एक लंबी तवील दास्तान है जो हुआ एक शख्स की गलती की वजह से उन वर्करों के ऊपर। अब यहाँ भी एक शख्स जो है गलती ये नहीं सिर्फ तकरीर नहीं करता, बल्कि अपने एक्शन से
अपनी एक साजिशी ज़हन से, और उसकी जो पैदाइश साजिशी ज़हन की क्या हुई, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उसका आउटकम क्या निकला कि आपने हमारी आर्म फोर्सेस को, मैं जो फ़ौज का नहीं, मैं सिर्फ आर्मी का नहीं, आर्म फोर्सेस को जो है उनको टारगेट किया जाए, जो पाकिस्तान की यूनिटी का, पाकिस्तान की सालमियत का सिंबल है। उसने कहा इस सिंबल को अटैक करो, इसको मिसमार करने की खुदा न खास्ता कोशिश करो तो कामयाबी फिर होगी, क्योंकि इसने उन्हीं की गोद में आज से 8-10 साल पहले जो है सियासी जन्म लिया था इमरान खान ने, फिर उन्हीं की गोद में परवान चढ़ा, और फिर उन्होंने जब देखा कि ये बच्चा जो है ये ज़्यादा एक बहुत बड़ा लाइबिलिटी बन गया, बोझ बन गया, उन्होंने अपनी गोद से उठाकर इसको नीचे फेंक दिया। मगर ख्वाजा साहब, ये भी तो पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है, गोद में बिठाना फिर गोद से उतार दे रहा है, जितनी तेजी से छोड़ के जा रहे हैं वापस पार्टी में आ जाएंगे। और जब आप बैन की बात कर रहे हैं तो मसला है कि साबित भी तो करना है ना कि पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके किया। नहीं करेंगे तो आज सेनेटर अली जफर साहब ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट उस बैन को रिवर्स कर देगी। तो ये बाकायदा एक प्लान था, इसको साबित तो करना है। जाहिर है बार बार कहा जा रहा है कि इसकी एविडेंस मौजूद है, मगर कोर्ट ऑफ लॉ में तो साबित करना पड़ेगा अगर आपने पार्टी बैन करनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। मैं अली जफर साहब ने अगर ये कहा है, दुरुस्त कहा है। हम जब तक हमारे पास एक ठोस केस नहीं होगा इस पार्टी के अगेंस्ट, तब तक हम इसको बैन नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम ज़रूर गौर कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई इस पर फैसला नहीं किया। जब फैसला करेंगे तो ये बातें जो आप कह रहे हैं या आप अली जफर साहब को कोट कर रहे हैं, इन सब को जो है वो अकाउंट फॉर करेंगे, कंसिडर करेंगे। उसके बाद कोई ऐसा फैसला करेंगे कि जिसको हम सपोर्ट कर सकें किसी सबूत के साथ, किसी एविडेंस के साथ जो इर्रिवर्सिबल हो या इर्रिफ्यूटेबल हो, जो एविडेंस जो है उसके साथ हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो लोग इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सिमत ऐसे है कि पहले क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होते थे, वो शील्ड के तौर पर कारकुनों को इस्तेमाल करते थे, पहले उस वाले फैक्टर को ख़त्म किया। अब पार्टी की सेक्रेटरी लीडरशिप जो उनका दिफा करती थी, उनके साथ खड़ी होती थी, उसे न्यूट्रलाइज़ किया। अब ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी फिर यही है कि इमरान खान साहब को अब अरेस्ट किया जा सकता है बगैर किसी वायलेंस के, तो उस सिमत में चीज़ें जा रही हैं, बजाय इसकी कि पार्टी को फौरी बैन करने की सिमत में चीज़ें जा रही हैं। क्योंकि पता है रियासत को भी कि जब तक इमरान खान साहब हैं तो इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, मैं आपसे इख्तलाफ करने की जुर्रत कर रहा हूँ कि इंसान जितना मर्ज़ी अकेला पॉपुलर हो, जब उसके साथ उसके करीबी साथी ना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एक स्ट्रक्चर ना हो, तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो सकती किसी कामयाबी में, या किसी और जो सक्सेस होती है उसमें जो है वो नहीं हो सकती ट्रांसलेट। जो है मेरा आपके साथ इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है। अकेले एक शख्स की पॉपुलैरिटी जो है वो मैटर नहीं करती, तो पॉपुलैरिटी को किसी फॉर्म में जो है लाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 9 मई के वाक़यात और इनका पिछले 1 साल में, मैं 4 साल में जो इन्होंने समरसॉल्ट्स लिए या जो इनकी परफॉर्मेंस की फेलियर थी, जो एब्जेक्ट फेलियर थी इनकी परफॉर्मेंस की, उसकी भी बात नहीं करूँगा। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जो इन्होंने समरसॉल्ट्स किए हैं और जो इनकी गुफ्तगू सामने आई है, अभी रिसेंटली जो है एक कांग्रेस वुमन से, ऑनरेबल कांग्रेस वुमन जो है वो अमेरिका की, उससे जो बातचीत की है, उसने कुछ नहीं बोला। वो इनकी बातचीत, लॉबियस्ट ने पैसे पकड़े होंगे, उसने बात करा दी होगी। वहाँ पर तो ये चीज़ लीगल है, तो ये उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। लुक एट हिम, देव ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और तकब्बर की जो है बुलंदियों में पहुंचा हुआ था। मगर ख्वाजा साहब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। 14 माह पहले इमरान खान साहब ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था। इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई 3 वज़रा आज़म गिरफ्तार हुए, इसके अलावा साबिक सदर गिरफ्तार हुए, वो आवाज़ नहीं उठी थी। आप सारे वज़रा गिरफ्तार हुए, उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था। 14 माह में वो भरपूर कैंपेन के जरिए इस बात पर कामयाब हुए कि एक के बाद एक कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, सेनेटर्स आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए। नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस किस्म की नहीं, मैं नहीं समझता कि हमायत का कोई ऐलान हुआ है।
उन्होंने कोई ऐसा कमेंट किया हो जिससे ये शायबा होता हो कि ये इमरान खान कसब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे पॉलिटिकल लोग जो है अपनी अपनी राय रखते हैं, जमहूरियत है वहाँ पे, वो इमरान खान साहब की भी हमायत कर सकते हैं, किसी और की भी हमायत कर सकते हैं, वो सद्दाम हुसैन की भी हमायत करते थे, कज़ाफ़ी की भी हमायत करते थे, अब जहाँ वहाँ पे जो हुक्मरान है अब उनकी भी हमायत करते हैं, कभी किसी की हमायत करते हैं। वो तो उनको अपने मफादात अजीज़ हैं, वो कोई, मेरा मतलब है ज़रूरी नहीं कि वो बातें सारी असूलों पर ही होती हों। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या जहांगीर तरीन कामयाब होंगे? जहांगीर तरीन के करीबी साथी यौन चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। कल वो क्या करने जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक धचका लग रहा है, एक के बाद एक रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी अब इतलात आ रही हैं कि वो भी एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनसे मुख्तलिफ अराकीन की मुलाकात हुई है। हमारे साथ जहांगीर तरीन के करीबी साथी यौन चौधरी साहब मौजूद हैं। और जी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इतलात हैं कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी एक बड़ा धमाका हो सकता है और उनसे लोगों की मुलाकात भी हुई है और एक बड़ी अनाउंसमेंट वो करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई। देखें शाहज़ेब भाई, सबसे पहले तो मैं बड़े दुख से कहूँगा कि ये वो लोग हैं पार्टी के जो पार्टी का असासा थे, पार्टी का सरमाया थे, और हम सब ने मिलके इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी। स्पेशली तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने, पुराने दोस्तों ने, और आज एक से एक कर, क्योंकि वो दिल बर्दाश्ता हुए, उनको पता चला कि पार्टी का मौक़िफ़ किस तरफ तब्दील हो गया है, जो हमारी यूथ को मिसगाइड किया गया, जो हमारे नौजवानों को पॉइजन किया गया। आई थिंक इससे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा सानिया नहीं हो सकता कि जिना हाउस को जला दिया जाए हमारी हिफाजत पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे बच्चों को और उनको मिसगाइड किया जाए, पॉइजन किया जाए। तो ये आप लोगों को अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि वो उन लोगों को मिसयूज किया गया, मिसगाइड किया गया, और बाकायदा इनको प्रिपेयर किया गया है, इनके माइंड मेकअप किए गए कि अगर ये हो जाए तो आपने ये स्टेप लेना है। क्योंकि मेरे पास तो ये भी इतलात थी कि जो लोग वहाँ, जिन लोगों ने वहाँ पे जब बैठते थे और वो जो दोस्त मुझे आके बताते थे कि हमें बाकायदा तौर पे ये बताया जाता था कि आपने इन पॉइंट्स पे इकट्ठे होना है अगर ऐसे कोई सानिया होता है और अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है। तो शाहज़ेब भाई, ये बड़े दुख की बात है कि आज एक के बाद एक देखने को आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और आपको देखें, ये सियासी लोग हैं, हम हमारे साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तरीन साहब ने इनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है सब दोस्तों के साथ, और ये वही लोग थे। और जब जो तरीन ग्रुप भी जो बना था, ये उन्हीं लोगों का था जिनको तरीन साहब लेके आए थे, एक एक को करके अपनी कमिटमेंट के साथ पार्टी में लेके आए, और वो कहते थे कि तरीन साहब, हम आपकी कमिटमेंट में इस पार्टी में आ रहे हैं और आप हमारे जो है वो हमें लुक आफ्टर करेंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। सियासी लोगों को संभाला जाता है शाहज़ेब भाई, और ये सियासी लोग जो हैं, जब इनको इज्जत नहीं मिलती, जब इनको खुद, ये बड़े बाशऊर लोग होते हैं, अपने अपने हल्के के वोट लेके आए। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे 2018 से पहले। जाहिर है जो हुकूमत थी 2018 में वो नहीं बन रही थी पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब खुद कह चुके हैं कि फिर जहाज़ चला, और जब जहाज़ चला तो देखा कि क्या हुआ। तो उनमें से तो बहुत सारे लोग छोड़ भी गए थे। उसके बाद हमने देखा बाई इलेक्शन हुए, फिर तहरीक इंसाफ वहाँ जीती। तो अब क्या और लोग हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब से अब रब्ता किया है कि जी अब आप आगे बढ़िए? देखिए जी, बिल्कुल बहुत सारे दोस्तों से रब्ता है, और ये कबल अज़ वक्त बात कहने वाली है, लेकिन लोग बहुत अफसुर्दा हैं, बहुत लोग मायूस हैं पीटीआई की ये जो भी उनके साथ उनको गाइड किया गया जैसे, और इस मायूसी के साथ उन लोगों ने, और उनको बात करके हमसे, और जब हम उनसे बात करते हैं पता चलता है कि जी एक्चुअली वो वाकई एक डिसीजन ले चुके हैं कि अब उन्होंने मजीद तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना, और तरीन साहब के साथ उनके राब्ते हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे दोस्त आएंगे, और हमें चाहिए भी। देखिए मगर क्या ये दुरुस्त है कि ये अनकरीब कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है? अनकरीब का मतलब चंद घंटे, 24 घंटे, कल परसों ये होने वाला है कि जहांगीर तरीन साहब एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बस अगले 2-3 दिन में आपको बहुत अच्छी और एक्साइटिंग खबरें मिलेंगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। लेकिन अच्छी खबरें मिलेंगी, ये हम उन लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो अगर हमें इनके घरों में भी जाना पड़ा इनकी मिन्नत समाजत के लिए, क्योंकि ये इन लोगों ने बड़े दिलो जान से पार्टी के लिए मेहनत की है। आप अलीम खान साहब देखें, वो इतने मायूस हो गए कि वो सियासत को
किनारा कशी कर गए। आमिर कियानी सियासत से किनारा कशी कर गए, जो 25 साल पुराना दोस्त है इमरान खान साहब का। आप आमिर कियानी को भी अप्रोच करेंगे जहांगीर तरीन साहब के, वो भी उनके साथ चले? क्योंकि आमिर कियानी पर इमरान खान साहब ने कहा उन्हें जाती तौर पर अफसोस हुआ है दिल से। आमिर कियानी साहब हमारे भाई हैं। आमिर कियानी साहब का मेरा एक बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। तरीन साहब से उनका अच्छा ताल्लुक है। ये बड़े मुखलिस लोग थे तहरीक इंसाफ के, और इन लोगों के साथ अगर हमें जाकर भी इनकी मेहनत करनी पड़े तो हम इनको कहेंगे कि ये एसेट थे पीटीआई का, और ये सब कुछ करना इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के लिए करना है। ये इन लोगों की बड़ी खिदमात है, और इन लोगों के साथ जो हुआ, और इन लोगों ने ये सोच समझ के फैसला किया कि इनको मजीद तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना। ये वो तहरीक इंसाफ थोड़ी थी जिनके लिए हमने मेहनत की थी। हमने कोई मिलिटेंट्स बनाने के लिए थोड़ी मेहनत की थी। हमने कोई अपनी पाक अफवाज के खिलाफ खड़ा करने के लिए थोड़ी मेहनत की थी। हमने इसलिए मेहनत की थी कि ये बाहर दुनिया में बाहर हमारी जग रसाई कराएं, हमारे जो सिपा सलार हैं उनकी बेहरमती कराएं, उनके पोस्टरों की। और जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त तो अफवाज साथ ही आपके मेहनत कर रही थी ना। उस वक्त तो जो जर्नैल थे वो साथ मिलकर मेहनत कर रहे थे, बाद में ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। अलीम खान का भी आपने नाम लिया, तो अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब साथ कुछ करने वाले हैं? देखिए, अलीम भाई एक अपना बिजनेस भी संभालते हैं, और उनके जो मेरा तो जाती उनसे बहुत एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। जहांगीर तरीन साहब के साथ उनका बड़ा एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, और बिल्कुल अगर ये उनको दोनों को उनके ताल्लुकात हैं, उनकी दोस्ती है, उनका एक भाइयों वाला भाईचारा है, और अगर इसके लिए अगर उनको कुछ इकट्ठे जाना भी पड़ेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आगे अपना फैसला करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन की बात है, उसके बाद कोई सूरत हाल सामने आएगी, एक बड़ी बात सामने आएगी। प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।